मेरा नाम है डॉक्टर कविता कार्यक्रम। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। मंगलवार शाम 7 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूं यह कार्यक्रम। और मैं देख रही हूं हमारे साथ हमारी प्रथम दर्शक दीर्घा में श्रोता बन के जो आई हैं परम आदरणीय विनीता शर्मा जी जो हैदराबाद से हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूं। उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होती है और जैसे होता है ना, टॉनिक पीते हैं आप और एनर्जी मिल जाती है। बस विनीता शर्मा दीदी का आना मंच पर यही काम करता है मेरे लिए। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक कहानी दो कविताएं दीपाली सिंघल दीप जी की, जो आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। और हमारा एक साझा संकलन आया था लघु कथाओं का, जिसमें उन्होंने भाग लिया था। उसी से उनकी एक कहानी चुनी है और उन्होंने दो कविताएं अपनी शेयर की हैं, जिनको मैं आपके सम्मुख रखूंगी। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो 3 कार्यक्रम होते हैं हर सप्ताह। पहला मंगलवार 7 बजे कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं, और दूसरा कार्यक्रम बुधवार को होता है जो काव्य गोष्ठी होता है, जो 2 बार से हम नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। व्यस्तता बहुत ज्यादा है, घर में शादी है तो उसमें थोड़ा व्यस्तता है, इसलिए कल भी काव्य गोष्ठी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो तीसरा कार्यक्रम होता है त्रिवेणी, उसे हम गुरुवार को करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन अगर व्यस्तता हुई तो हम बता देंगे कि हो रही है इस गुरुवार को या नहीं। और मैं समय थोड़ा सा ले रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारे जो श्रोतागण हैं, जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, जो हमारी कहानियां सुनने आते हैं, वे जुड़ जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कहानी और ये कविताएं पहुंच सके। तो अभी बीच में फोन आ गया था दीपाली सिंघल जी का, लेकिन मैं उठा नहीं सकती थी उनका फोन भी, क्योंकि हम लाइव पर हैं। और चलती हूं और मैं जल्दी से उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगी। कॉलेज में वो मेरी जूनियर रही हैं और इस नाते वो मुझे दीदी कहती हैं। बहुत एक अच्छा संबंध है उनसे हमारा, जो होता है सीनियर और जूनियर का, वो तो है ही, साथ में बहनों जैसा संबंध है। और हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, परम आदरणीय रेणुका आनंद जी की उपस्थिति हुई है। जी बहुत धन्यवाद सर, आप आ गए हैं, अब तो और भी आनंद आएगा। और हमारे साथ प्रसिद्ध गजलकार सोनिया अक्स जी जुड़ गई हैं। जी बहुत स्वागत है आपका। और अब चलती हूं, मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। हमारे साथ नोएडा से कमलेश गुप्ता जी जुड़ गई हैं। मैं थोड़ा समय ले रही हूँ ताकि सब जुड़ जाएं थोड़े, क्योंकि जब अपने मित्रजन जुड़ जाते हैं तो कहानी सुनाने में बहुत आनंद आता है। तो देखिए उनका परिचय है, वो दीपाली सिंघल हैं, जिनकी कहानी और कविताएं मैं लेकर आई हूँ। आगरा में रहती हैं। शिक्षा एवं संप्रति एमफिल वनस्पति विज्ञान से उन्होंने की है। MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की पूर्व विज्ञान शिक्षिका रही हैं। सामाजिक सेविका, NGOs, प्री मेडिकल एग्जाम टीचर भी रही हैं। तो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। बागवानी का विशेष शौक रखती हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी, उनका स्वागत करती हूँ। शुभ संध्या मंजुला जी। हमारे साथ सुप्रसिद्ध कथाकार उमंग जौली सरीन जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। तो विज्ञान पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, उसमें अपनी सहभागिता की है। साझा संकलन हमारे ही हैं तीनों, जिनमें उन्होंने भाग लिया है। और उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया है कि वो हमारे हर संकलन में भाग लेंगी। तो साझा संकलन दिशाएं जिंदगी की, मैं स्त्री हूं और हृदय के दर्पण से जो लघु कथा संग्रह है, उसमें उन्होंने भाग लिया है।
सम्मान उन्हें अनेक मिले हैं। फोटोग्राफी का शौक है, उसमें भी उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। बागवानी में मैंने भी देखा था कि उनको प्राइज मिला था, और कविताओं के क्षेत्र में भी उन्हें सम्मान हमारे समूह से भी मिले हैं और अन्य समूहों से भी प्राप्त हुए हैं। जी बहुत धन्यवाद विनीता जी। और हमारे साथ परम आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। तो चलिए, उनकी पहली छोटी छोटी कविताएं हैं और कहती हैं जो मन कहता है लिख देती हूँ। कलाकार पहली उनकी कविता। तो आज मैं फिर से बता देती हूँ जो अभी अभी हमारे साथ प्रबुद्धजन जुड़े हैं कि आज मैं दीपाली सिंगल दीप जी की कविता, 2 कविताएं और एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। और वे आगरा की हैं और कॉलेज में मेरी जूनियर भी रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब पुराने मित्र जूनियर मिलते हैं, तो एक अलग ही प्रगाढ़ संबंध बनता है। तो वो मुझसे जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा और एक सिलसिला शुरू हो गया कवि कवित्री होने का। तो उनकी जो रचना है, पहली रचना बहुत छोटी सी उनकी कविता है कलाकार। हमारे साथ कमल राठौर जी जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करती हूँ, जिसका नाम है एक कहानी 2 कविताएं। कलाकार। कलाकार कभी खत्म नहीं होते। कलाकार कभी खत्म नहीं होते, जीवित रहते हैं अपनी कला में। धूमिल हो सकते हैं, धूमिल हो सकते हैं या रूप बदल सकते हैं, जैसे कि ऊर्जाएं, जैसे कि ऊर्जाएं, बंधन मुक्त ऊर्जाएं। कभी वक्त से तेज, कभी वक्त से पीछे। कलाकार करते हैं उजागर स्वयं को। कलाकार करते हैं उजागर स्वयं को, ना किसी चित्र, ना कविता, ना ही कलाकृति को। कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करते हुए मूक ध्वनि में सभी भाषाओं से परे। कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करते हुए मूक ध्वनि में सभी भाषाओं से परे। तो उन्होंने कलाकार को इस तरह परिभाषित किया है। फिर से सुनाती हूँ, छोटी सी कविता, बट आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ ऐसा ही है, सच लिखा है उन्होंने। डॉक्टर किरण दयाल जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। कलाकार कभी खत्म नहीं होते, जीवित रहते हैं अपनी कला में। धूमिल हो सकते हैं या रूप बदल सकते हैं, जैसे कि ऊर्जाएं, बंधन मुक्त ऊर्जाएं। कभी वक्त से तेज, कभी वक्त से पीछे। कलाकार करते हैं उजागर स्वयं को, ना किसी चित्र, ना कविता, ना ही कलाकृति को। कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करते हुए मूक ध्वनि में सभी भाषाओं से परे। कलाकार। तो ये एक छोटी सी कविता जिसमें उन्होंने कलाकार क्या होता है, कैसे होता है, जो उनके भाव है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि जब हम लिखते हैं या कोई भी कलाकार जो चित्र बनाता है, वो पहले सोचता थोड़ी ना है, कि देखता भी नहीं है कई बार, जो उसके मन में भाव आते हैं उनको लिखता है। तो इसका मतलब सही तो है, वो स्वयं को ही प्रस्तुत करता है उस कलाकृति, कविता या चित्र के माध्यम से। अपने भाव को हम सबके सामने रखता है और हम भी अपने भावों के अनुसार उस चित्र को, उस कविता को, उस कहानी को ग्रहण करते हैं। हर किसी की समीक्षा अलग होती है, एक ही कहानी होती है, एक ही कविता होती है, लेकिन सब उसमें कुछ ना कुछ अलग तत्व ढूंढ लेते हैं। कैसे? वो इसलिए कि हर किसी के भाव में कुछ अलग बात तो होती है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय सविता चड्ढा दी की उपस्थिति हुई है। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ और लिख रही हैं, आपकी प्रस्तुति सदैव सराहनीय है। बहुत धन्यवाद। पूरे 1 हफ्ते के बाद शादी अटेंड करके आई हूँ और आप सबसे रूबरू हो रही हूँ। घर की शादी थी तो बहुत व्यस्तता रही। आज
आज ही डिसाइड किया कि आज यह कार्यक्रम मैं जरूर करूंगी। एक छोटी सी कहानी, प्रतीक्षा तिवारी जी की उपस्थिति हुई है, उनको भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ उनका। प्रीति द्विवेदी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत। सरिता शर्मा जी की उपस्थिति है, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत। सभी मित्रगण प्रबुद्धजन जुड़ गए हैं, जिनसे हम प्रेरित भी होते हैं और जिनकी प्रतीक्षा भी करते हैं, सब आज इस पटल पर है। और दीपाली सिंघल जी, जिनकी एक कहानी 2 कविताएं मैं सुना रही हूँ, उनकी भी उपस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी पहली कविता मैं प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसका शीर्षक था कलाकार, और अब मैं जा रही हूँ कहानी सुनाने, जिसका नाम है संस्कार। और कहानी के बीच में मैं नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, जो एक छोटी सी कहानी है, लघु कथा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो चलिए लेकर चलती हूँ। पूजा अरोरा जी, उषा शर्मा जी, हृदय से स्वागत करती हूँ आपका। सुनिए कहानी दीपाली सिंघल दीप जी की, जो आगरा से हैं, और बहुत ही कोमल, जैसा उनका स्वभाव है, रूप है, वैसे ही कोमल उनकी कविताएं भी हैं। तो चलिए ले चलती हूँ आपको एक और उनके भावों के बहते दरिया में। संस्कार। दरवाजे की घंटी की तेज आवाज से दोपहर की गहरी निंद्रा में लीन सोनाक्षी की आंखें खुल जाती हैं। आखिर कौन इतनी देर से घंटी बजा रहा है? उसने आया को आवाज दी, परंतु शायद वह भी गहरी नींद में सो रही होगी, इसलिए सोनाक्षी ने स्वयं घर का मुख्य द्वार खोला। देखा उनकी पड़ोसन की जो नीता आंटी खड़ी हुई हैं, वह लगातार रोए जा रही हैं। नीता एक बुजुर्ग महिला थी। सोनाक्षी ने उन्हें भीतर बुलाया। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बहुत घबराई हुई थी। वह बमुश्किल बोली, हमारे बराबर वाले प्लॉट में आग लग गई है, जिसकी लपटें हमारे आंगन तक आ रही हैं। चलो तुम। यह सुनकर सोनाक्षी उनके साथ तुरंत घर से भागी और जाकर स्थिति का मुआयना किया। वहां तो भयावह आग लगी हुई थी। लपटों को देखकर वह भी विचलित हो गई। उसने फोन से तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर मिलाया, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। वे दोनों परेशान हो गए। आंटी को लेकर वह वापस अपने घर आई और गाड़ी निकालकर निकट के पुलिस स्टेशन पर पहुंची। वहां उसने पुलिस अधिकारियों को तुरंत सूचना दी। नीता आंटी का पोता घर पर अकेला ही सो रहा था। उनके बेटे और बहू घर से बाहर गए हुए थे। जैसे तैसे सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। मौके पर पहुंचे। आग की लपटों से नीता का घर भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को भी बुलवा लिया। किसी तरह आग पर काबू पाया गया और उसका घर, लेकिन नीता का घर सुरक्षित था। नीता आंटी तुरंत अपने घर में पोते को देखने घर के अंदर भागी। सोनाक्षी भी उनके पीछे पीछे चल दी, परंतु भीतर उन्हें उनका पोता कहीं दिखाई नहीं दिया। दोनों बहुत परेशान हो गए। वह बेतहाशा पोते को आवाज देने लगी। सारा घर छान लिया, परंतु पोता कहीं नहीं मिला। आंटी ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। वे दोनों घर से बाहर निकली। जैसे ही वे दोनों घर से बाहर आए तो सोनाक्षी का जो 17 वर्षीय पुत्र था, उसकी गोद में पोता दिखाई दिया। वह उसे बड़े प्रेम से अपने सीने से लगाकर उठाए लिए आ रहा था। सोनाक्षी यह देखकर दंग रह गई। इतनी भीषण आग देखकर भी उसका बेटा भयभीत नहीं हुआ। वह अपने बेटे पर बहुत नाराज हुई। नाराजगी व्यक्त करते हुए उसके बेटे ने उत्तर दिया। उसकी नाराजगी देखकर उसके बेटे ने उत्तर दिया, मां, जब आप दूसरों की सहायता करने के लिए अकेली हर परिस्थिति में चली जाती हैं, हर परिस्थिति का सामना करती हैं, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं था कि मैं भी आपकी सहायता करूं? सोनाक्षी बोली, परंतु यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो बेटा? इस पर वह बोला, कैसे होगा मां, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। सोनाक्षी के नेत्र अश्रुजल से भर आए थे। उसने अपने हृदय के दर्पण में झांक कर देखा कि तेरा ही तो पुत्र है। यही संस्कार तो देती आई है बचपन से।
फिर परीक्षा की घड़ी में कैसा घबराना। और यह सोचकर उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया। तो यह थी एक छोटी सी प्यारी सी मासूम कहानी, संस्कार। तो सचमुच हम सिखाते हैं, बचपन से सिखाते हैं अपने बच्चों को सच बोलना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, कोई मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वही तो उसने किया। जब वक्त आया उसको उसका प्रयोग करने का, प्रैक्टिकल करने का, थ्योरी तो हम हमेशा पढ़ाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है प्रैक्टिकल करने का, तभी पता चलता है कि हमारे बच्चे हमसे कितना सीखे हैं। और वही इसमें भाव थे कि हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं सबकी मदद करनी चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, कोई मुश्किल में बड़ा बूढ़ा हो उसको सड़क पार करा देना चाहिए, उसको कोई मदद चाहिए तो आपको करनी चाहिए। तो यही उसमें गया। लेकिन वही है ना कि जब बच्चा कठिन जगह जाता है तो निश्चित ही माँ का दिल तो घबराएगा। तो जी बिल्कुल, छोटी सी कहानी, सीख देती हुई कहानी, और बच्चों को खासतौर से सीख देने की कहानी है कि हाँ, और माँ के लिए भी और हमारे लिए, सबके लिए ये गर्व का विषय होता है जब बच्चे वह काम करते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। तो दीपाली सिंघल जी, आपको बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर, संदेशप्रद और भावपूर्ण कहानी के लिए। आपने इस कहानी के माध्यम से समाज को, खासतौर से बच्चों को ये संदेश दिया है कि अगर मुसीबत आए तो पीछे नहीं हटना है, मदद करनी चाहिए। तो बहुत छोटी सी कहानी, प्यारी सी, मैंने कहा ना मासूम सी कहानी, और सभी बहुत देखिए तारीफ कर रहे हैं आपकी। और भी कहानी लिखी। हमारे साथ मनी बेन द्विवेदी जी जुड़ी हैं, धन्यवाद आपका मनी जी। हमारे साथ और भी नाम जुड़े थे, मैंने देखा था ऊपर चले गए हैं कुछ नाम जो आदरणीय, परम आदरणीय लक्ष्मण लड़ीवाला रामानुज सर भी जुड़े हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और बहुत छोटी छोटी कहानी है, क्योंकि मैंने बताया ना ये हमारा जो लघु कथा संग्रह आया था हृदय के दर्पण से, उससे ली है। और देखिए ना इन्होंने कितनी खूबसूरती से अंत में जो उस पुस्तक का नाम भी प्रयोग किया है, उसने अपने हृदय के दर्पण में झांक कर देगा। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। 2 कहानियां ली थी, दोनों कहानियों में उन्हें अंत में ये तो बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद। ये छोटी छोटी कहानियां ही हैं जो कई बार जब प्रभावित करती हैं तो एक नया किरदार बनता है जो उससे प्रेरित होता है। चलिए अब एक और छोटी सी उनकी कविता सुनाती हूँ, जिसका नाम है बदलता किरदार। बहुत छोटी सी कहानी है, देखिएगा। कविता है। बदलता किरदार। समझना पड़ेगा, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये वो है, टंग ट्विस्टर भी है। तो सुनिएगा ध्यान से। हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय अनीता सेठी वर्मा जी की उपस्थिति है। आपको प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी कविता सुनाने वाली हूँ। एक कहानी और एक कविता सुना चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं सुनी है वो सुनिएगा। बदलता किरदार, मधु खोवाला जी, बहुत स्वागत। अकेला कोई नहीं होता, अकेला कोई नहीं होता, साथ होता है उसका बदलता रूप, उसका बदलता किरदार। वही किरदार जो देता है उसे संबल, उसका सच्चा मित्र, उसका हमसफर, उसका सहारा। भावनाओं और संवेदनाओं से घिरा वह किरदार जिसे संबल चाहिए किरदार निभाने में। भावनाओं और संवेदनाओं से घिरा वह किरदार जिसे संबल चाहिए किरदार निभाने में। क्या वो स्वयं है किरदार? क्या वो स्वयं है किरदार, या ढूंढता है हर बार नया किरदार निभा सके बखूबी जिसे? क्या वो स्वयं है किरदार, या ढूंढता है हर बार नया किरदार निभा सके बखूबी जिसे? बदला रूप, बदला किरदार, ना बदल पाया तो
वह नियति जो देख रही थी उसका बदलता किरदार लगातार। फिर से दोहराऊंगी, सुनिएगा ध्यान से। बदलता किरदार, अकेला कोई नहीं होता, साथ होता है उसका बदलता रूप, उसका बदलता किरदार। वही किरदार जो देता है उसे संबल, उसका सच्चा मित्र, उसका हमसफर, उसका सहारा। भावनाओं और संवेदनाओं से घिरा वह किरदार जिसे संबल चाहिए किरदार निभाने में। क्या वो स्वयं है किरदार, या ढूंढता है हर बार नया किरदार निभा सके बखूबी जिसे। बदला रूप, बदला किरदार, ना बदल पाया तो वह नियति जो देख रही थी उसका बदलता किरदार लगातार। तो मैंने कहा था ना, किरदार का टंग ट्विस्टर है। किरदार के कई किरदार इसमें दिखाए हैं, तो आप लगा लीजिए कि कौन से किरदार की बात हो रही है। हर किरदार को निभाने के लिए एक और किरदार चाहिए होता है, तभी तो बदलता है हमारा। हम बचपन में जो होते हैं और बड़े, एक यात्रा है। हर साल हम अपना रूप, अपना व्यवहार सब बदलते हैं, चाहे वो थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो वही बात उन्होंने की है कि क्या वो अपना किरदार बदल पाता है, समझ पाता है कि वो बदल रहा है या नहीं। उसे हर बार एक किरदार का संबल चाहिए, यानी हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हमें नया कुछ ना कुछ गुण तो हर बार लाना ही होता है, अपने अंदर बदलाव लाना होता है। हमें वो किरदार दिखाई देता है या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, नियति यानी ईश्वर को सब पता होता है कि हमारा किरदार बदल रहा है लगातार। तो बदलाव ही यात्रा है, और बदलाव ही सफलता है, और बदलाव ही वक्त की, जिसे कहते हैं ना, जरूरत भी होती है। तो देखिए, ये थी कविता किरदार। अपने किरदार को बदलते रखिए, लेकिन अपना जो प्रभाव है, अपना जो प्रमुख गुण है, जिसके लिए आप जाने जाते हो, उसको कभी नहीं खोना चाहिए। और बदलते हैं, हमारा लुक भी बदलता है, हमारा पहनावा बदलता है, हमारा रहने सहने का तरीका बदलता है। यहाँ तक कि आप देखिए, आपकी पहली कविता और आज की कविता में बहुत अंतर आता है। और जब हम पुरानी अपनी रचनाएं देखते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि ये और भी बेहतर हो सकती थी, इसमें और हम ध्यान दे सकते थे, और कुछ अच्छा इसको ठीक कर सकते थे, या इसमें लिख सकते थे। तो ये होता है, तो यही बदलाव है। कुछ लोग उस बदलाव को पहचान जाते हैं, कुछ नहीं पहचान पाते, लेकिन नियति पहचानती रहती है कि आपका किरदार बदल रहा है लगातार। तो ये थी आज का कार्यक्रम। एक कहानी दो कविताएं। हमारे साथ सुरक्षा प्रतीक खुराना जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। विश्वनाथ तोमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सरिता शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारा किरदार ही सब चीजों की पहचान कराता है। बिल्कुल बिल्कुल। और किरदार बदलता भी है, स्टाइल तक बदलते हैं हम, अपने हर चीज बदलते हैं, खान पान भी बदल जाता है वक्त के साथ साथ। तो वही बात उन्होंने की है, और उनको बहुत बधाई देती हूँ, और आप सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी जुड़े, और आपके जुड़ने से ही इस कार्यक्रम को करने में मुझे आनंद आता है। फिर लेकर आऊंगी अगले मंगलवार को शाम 7 बजे। कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं, कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर, यहीं पर जहां आप जुड़े हैं इस समय। मैं हूं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और अब मैं आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को शाम 7 बजे। जरूर आइएगा, लेकर आऊंगी आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी और बहुत सुंदर सी दो कविताएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।